हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ सामने वापस 23 जुलाई का विज़न आईएएस का न्यूज़ डिस्कस करने के लिए आई हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए 23 जुलाई का विज़न आईएएस का करंट अफेयर्स। तो पहला जो न्यूज़ है वो है कि इंडिया ने रेज़ किया कंसर्न यूरोपियन यूनियन और रसिया के ऊपर टी एक्सपोर्ट के लिए। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है कि एंथ्राक्विनोन जो कि इन कंट्रीज़ ने एज ए पेस्टिसाइड इस मतलब ये जो केमिकल है एंथ्राक्विनोन, इसको एज ए पेस्टिसाइड मान लिया है। मतलब कि ये अब नॉन टैरिफ बैरियर में आएगा। तो इसको यूज़ करके ये जो देश है, यूरोपियन यूनियन हो या रसिया हो, असम की चाय या इंडिया की चाय को रोक सकता है, बैरियर क्रिएट कर सकता है। इंडिया ने कहा है कि एंथ्राक्विनोन जो है वो नेचुरली ऑकरिंग पॉल्यूटेंट है। ऐसा नहीं है कि ये एज ए पेस्टिसाइड यूज़ होता है, पर इसलिए ये पाया जाता है क्योंकि नेचुरली एक पॉल्यूटेंट है जो कि बिना पेस्टिसाइड यूज़ किए भी यूज़ दिख सकता है, मतलब कि टी में, चाय में, हमारी असम की चाय में। तो इसके अलावा रसिया ने क्लासिफाई किया है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है हाई लेवल क्वालिटी चेक पैरामीटर जो मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे यूज़ होता है वही यूज़ होगा चाय पे। अब ये एंथ्राक्विनोन क्या है वो समझते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि हर जगह पाया जाता है, हवा में, पानी में, सॉइल, प्लांट, सी फूड, एनिमल टिश्यू। इसको बर्ड रिपेलेंट भी माना जाता है, ठीक है। तो अब टी स्टैटिस्टिक्स क्या है इंडिया का? तो इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी। मतलब कि केन्या, चाइना और श्रीलंका के बाद सबसे ज़्यादा चाय इंडिया से ही जाती है, ठीक है। इंडिया ऑफर्स हाई क्वालिटी टीज जैसे कि दार्जिलिंग का जीआई टैग, असम ऑर्थोडॉक्स, हाई रेंज नीलगिरी टी। तो ऑब्स्टिकल जो है यही, अब इस तरह से नॉन टैरिफ बैरियर क्रिएट करना या लैक ऑफ इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म की दार्जिलिंग टी के नाम पे जो चाय बेची जा रही है वो एक्चुअली में है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब है, तो ये न्यूज़ इसी रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया रेजेस कंसर्न विद ईयू। ये जो सेकंड न्यूज़ है ये है कि आरबीआई ने स्टार्ट किया है वो काम करना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे। मतलब कि जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी होता है, ठीक है, बिटकॉइन हो गया या अलग अलग जो बिटकॉइंस आ रहे हैं, लेकिन ये उनसे अलग होगा। क्या अलग होगा? तो ये बेसिकली जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा इशूड होगा। तो ये उनका मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है, जो कंट्री के बैंक है, वो उससे मान्यता प्राप्त होगी। तो ये देखा गया है कि जो देश के अलग अलग कंट्रीज़ इस पर रिसर्च कर रहे हैं और चाइना ऐसा पहला देश है जिसने इसे मतलब कि लॉन्च किया है सबसे पहले, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है इस पेमेंट सिस्टम का ओवर अदर डिजिटल सिस्टम? एक तो कि ये रिस्क जो है वो कम करता है फिनेंशियल सिस्टम का, और दूसरा कि ये एक बहुत स्टेबल कॉइन है और जो कि सॉवरेन रिजर्व्स के द्वारा बैक किया जाएगा। मतलब कि जैसे कि बिटकॉइन हो गया, ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है माना, तो ये कोई बैंक इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको बैंक सपोर्ट करेंगे। तो इससे एक और फ़ायदा होगा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग या ट्रांसपोर्टिंग ये सब कम हो जाएगा। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो चैलेंजेस हैं कि इससे क्या होगा कि आसान हो जाएगा डिपॉज़िट को विड्रॉ करने में आसानी से, और जो फ्लाइट ऑफ डिपॉज़िट्स जो है ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब कि फॉरेन कंट्रीज़ जो वॉलेटिलिटी है हमारे फिनेंशियल सिस्टम में वो बढ़ जाएगी, और साथ में हम लोग उतना टेक्नोलॉजिकली प्रिपेयर्ड नहीं है। मतलब कि जिस तरह से हैकिंग हो रही है या फिर प्राइवेसी इशू है, तो उस संदर्भ में वी आर नॉट टेक्नोलॉजिकली प्रिपेयर्ड फॉर इट। अभी रिसेंटली जो केसेस हुए हैं प्राइवेसी रिलेटेड, उसके बाद ये ज़रूरत फील हो रही है कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल होना चाहिए। ये जस्टिस श्री BN श्रीकृष्णा ने कहा है।
तो अभी जैसे पेगासस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर का केस हुआ था, तो इन सब चीज़ें और जिस तरह से प्राइवेसी पे अटैक हो रहा है, तो इस कारण से हम लोग को पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल चाहिए। जस्टिस श्री कृष्णा ने हेड किया था गवर्नमेंट कमेटी जो कि डाटा प्रोटेक्शन पे बनी थी, और 2019 में पीडीपी मतलब ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस हुई थी पार्लियामेंट में, जो कि चाहता था कि प्रोटेक्ट करना पर्सनल डाटा इंडिविजुअल्स का, और साथ में एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना कि कैसे ऐसे पर्सनल डाटा, मतलब चाहे आप किसी से बात कर रहे हैं या मैसेजेस कर रहे हैं या आपका इमेजेस हैं, इनको कैसे प्रोसेस किया जाएगा। अभी रिसेंटली जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी भी बनी है जो इसको एक्सटेंशन मिला है विंटर सेशन तक के लिए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया था, जो कि हुआ आपका केएस पुट्टुस्वामी एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसको आप GS2 में कोट कर सकते हो, या कहीं भी प्राइवेसी का इशू आए वहाँ पे आप कोट कर सकते हो। ये रिकॉग्नाइज़ करता है कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। तो और साथ में ये भी रिकॉग्नाइज़ करता है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 अगर उनका जो प्राइवेसी है वो उस पर अटैक हो। तो पर्सनल डाटा अब होता क्या है ये भी बताया गया है। तो पर्सनल डाटा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ आइडेंटिटी से रिलेट करता है, और जिससे आपकी आइडेंटिटी पहचानी जा सकती है, ठीक है। जो दूसरा न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया ने ओवरऑल किया अपना पेट्रोलियम रिजर्व, ताकि उस बूस्ट मिल सके प्राइवेट इंटरेस्ट को। मतलब कि अभी तक पेट्रोलियम रिजर्व जो था उसमें 100% फॉरेन FDI अलाउड नहीं था, लेकिन अब इसको गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, क्योंकि ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिड करें। अभी तक रिसेंटली देखा गया कि जो मोस्टली बिड हुए हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर थे, तो इसलिए जरूरी और ज़्यादा हो जाता है कि 100% अलाउ करें। तो इससे क्या होगा कि प्राइवेटाइजेशन में हेल्प होगा, ताकि मोर पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है ऑयल और गैस सेक्टर में वो प्राइवेटाइज हो सके, और जो मेयर मिनिमम प्रेजेंस है जो कि ज़रूरत है वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में गवर्नमेंट रखेगी, ठीक है। तो इंडिया ने ये भी डिसाइड किया है कि कॉमर्शलाइज करना कि जो भी उसके पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसको। तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या है? ये एक ह्यूज स्टॉक पाइल है क्रूड ऑयल का, जिससे कि जो कि यूज़ किया जाता है ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ, मान लीजिए कहीं पे कोई वार हुआ जिसके कारण ऑयल सप्लाई नहीं अच्छे से हो रहा है, तो उसमें हेल्प करता है ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो इसलिए मतलब कि वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर है इंडिया, तो इसलिए उसको 90 दिन के लिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, ताकि किसी भी संकट में उसको प्रॉब्लम ना हो। तो इससे क्या होगा कि कुछ भी प्रॉब्लम होने से वो जो सप्लाई गैप है वो कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया ने 2 फेज़ में ये किया है। फ़ेज़ 1 में विशाखापट्टनम, मंगलुरु, फ़ेज़ 2 में चंडीगढ़ और पादुर। तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? तो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है किसके अंदर? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर। इससे हेल्प होगा सपोर्ट करने में 22 दिन का, मतलब हम लोग के पास इतना है कि हम लोग 22 दिन का क्रूड ऑयल मेंटेन कर सके, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया इंडियाज़ ओवरऑल पेट्रोलियम रिजर्व पॉलिसी। अब नेक्स्ट है कि माइक्रो प्लास्टिक्स पे जो स्टडी हुई है उसके बारे में। तो ये जो स्टडी है इसका टाइटल है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक अलॉन्ग रिवर गंगा, ठीक है। ये एक NGO ने किया था, और उसमें पाया गया कि मोस्टली जो रिवर्स हैं गंगा, तो और जो इनकी ट्रिब्यूटरी है उनमें माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। ये माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है? ये लेस देन, मतलब इतनी छोटी प्लास्टिक है कि वो 5 mm की लेंथ होती है, और वो इंसॉल्यूबल होती है वाटर में, लेकिन ये एक मेजर सोर्स ऑफ मैरीन पॉल्यूशन है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? एक तो मान लीजिए जो मैरीन स्पेसीज है, चाहे वो फिशेस हो, रिप्टाइल्स हो, वो इसको इंजेस्ट कर देती है, और उसके कारण सफोकेशन और इंटेंगलमेंट का केस देखा जाता है। दूसरा है कि एस्थेटिक वैल्यू पे भी इम्पैक्ट करती है। तीसरा ग्लोबल वार्मिंग, और चौथा कि जो सी फूड कंजम्पशन है वो भी
इससे असर होता है, क्योंकि ये एक हेल्थ हैजार्ड बन जाती है इस तरह से। तो मेजर्स क्या ले सकते हैं इस बारे में? तो पहला तो स्ट्रेंथन करो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा कि एक्सटेंड करो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि जो प्लास्टिक वेस्ट है वो जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए। तीसरा, नोटिफाई करना है एरिया जहाँ पे वाटर बॉडीज़ है या इस कारण नो प्लास्टिक जोन है, ठीक है। और साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि मास कैंपेन, मतलब कि बिहेवियरल चेंज लाना लोगों में, ठीक है। ये वाला न्यूज़ हो। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर स्टील। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर स्पेशलिटी स्टील। स्पेशलिटी स्टील और फिनिश, मतलब कि जो नॉर्मल स्टील है उसमें ये डिफरेंस है कि वो उस पर काम किया गया है, उस पर वैल्यू एडिशन किया गया है, वो चाहे हीट ट्रीटमेंट हो या प्लास्टिक का हो या कोटिंग का हो, ठीक है। तो इंडिया जो टोटल 102 मिलियन स्टील प्रोड्यूस करता है, लेकिन सिर्फ 18 मिलियन टीन स्टील जो है वो वैल्यू एडेड स्टील है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है इससे क्या होगा कि एनहांस करेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। अब इसका फीचर्स ये है कि ये होगा 5 साल के लिए, बजट इसका 6,000 करोड़ का है और इसमें 3 स्लैब्स होंगे, ठीक है। और इसमें 5 कैटेगरीज इंक्लूडेड है, जो जैसे कि कोटिंग हो गया, हाई स्ट्रेंथ अलॉय, ये सब, ठीक है। तो ये आपका न्यूज़ हो गया। अब हम लोग समझते हैं जो बाकी चीज़ें भी न्यूज़ में है और जिनको समझना हम लोग गो थ्रू कर सकते हैं। पहला जो न्यूज़ है वो है कि एक इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज़ कॉरपोरेशन बना है फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख के लिए, लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए ये बना है और ये वर्क करेगा ताकि इंडस्ट्री, टूरिज़्म, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग हो सके लोकल प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स का। ये उसी लाइन पे डेवलप हुआ है जिस तरह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बना था, वो भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के इसी तरह के डेवलपमेंट के लिए बना था। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, दूसरा कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा और तीसरा कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है गुड्स और सर्विस का बढ़ेगा। नेक्स्ट है मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन। मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन एक इंटरनेशनल मतलब कि पार्टनरशिप है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। तो इंडियाज़ फॉरेन मिनिस्टर ने विज़िट किया 11th मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन का मीटिंग। उसमें इंडिया ने मांगा है कि एक मल्टी डायमेंशनल एंगेजमेंट होना चाहिए सारे मेकोंग रीजन से। ये जो मैप है ये आपको दिखाता है कि कौन कौन से रीजन आता है आपके मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन में। इंडिया ने कहा कि कलेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए ताकि हम कोरोना वायरस पेंडेमिक से अच्छे से लड़ सकें। मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन जो है उसमें 6 कंट्रीज़ हैं, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि पहला है इंडिया, दूसरा है कंबोडिया, तीसरा म्यांमार, चौथा थाईलैंड, पांचवा लाओस एंड फिर वियतनाम। ये जो लॉन्च हुआ था 2000 में, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2000 टू बूस्ट कोऑपरेशन इन अ रेंज ऑफ एरियाज़, जैसे कि कनेक्टिविटी हो गया, एडुकेशन हो गया, टूरिज़्म हो गया और कल्चर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये बेसिकली न्यूज़ इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु में का जो गुडालूर जीन पूल गार्डन है उसको एग्जाम्पल माना गया है पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में अंडर हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है इन सिटू कंजर्वेशन, जैसे कि एंडेमिक प्लांट स्पेसीज, और एक्स सिटू कंजर्वेशन, मतलब कि जैसे रेयर, इंडेंजर्ड और थ्रेटन प्लांट स्पेसीज का प्रोटेक्शन। पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट बेटर फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है क्योंकि आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है पैसेज एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके, मतलब कि इंडिया और यूके के जो नेवीज़ हैं इन लोगों ने 2 दिन का एक्सरसाइज किया बे ऑफ बंगाल में, इसी का नाम दिया पैसेक्स। ये जो बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया था ताकि दोनों नेवीज़ की कैपेबिलिटी और बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है निधि कोविड 2.0। अब ये क्या है? तो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड ने लॉन्च किया है निधि कोविड 2.0। इसका एम है कि जो इंडिजिनस सॉल्यूशन या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उसको एड करे नेशन को
फाइट करने में, मतलब कि जो इंडिजिनस सॉल्यूशंस के थ्रू कोविड को फाइट करना। इसमें फिनेंशियल और मेंटरिंग सपोर्ट होगा, और ये इससे क्या होगा कि जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प करेगा कि ताकि उस तरह के वो प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी लाए। ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है KIT टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये बेसिकली हम लोग का है कि जो प्लेसेस न्यूज़ में है। तो पहला है सेला टनल, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, जो कि आप देख सकते हैं। ये जो है इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये लास्ट ब्लास्ट ऑफ द एस्केप ट्यूब ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन वाज कंडक्टेड रिसेंटली, मतलब कि ये ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ठीक है, सेला टनल जो है ये लॉन्गेस्ट पाइलन रोड टनल होगा दुनिया का एट एन एल्टीट्यूड, मतलब कि 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पे होगा। और इससे क्या होगा कि तवांग जो जिससे हमारा कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, चाइना फैक्टर को कंसिडर करते हुए वहाँ से हम लोग का वेदर कनेक्टिविटी ऑल अराउंड हमेशा रह पाएगा। अब गल्फ़ ऑफ ओमान के बारे में न्यूज़ है। क्यों न्यूज़ है? क्योंकि जैसा आप ईरान देख रहे हैं यहाँ पर, तो ईरान ने अपना गल्फ़ ऑफ ओमान ये रहा, गल्फ़ ऑफ ओमान से में अपना एक पोर्ट वो स्टार्ट करेगा, बेसिकली ऑयल पोर्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी वो एक्सपोर्ट करता है ऑयल, इसमें हेल्प करेगा ईरान को। ठीक है, ईरान को हेल्प होगा ऑफ कोर्स इस पोर्ट के थ्रू। तो ईरान ने अपना पहला ऑयल टर्मिनल यहाँ पे खोला है एट गल्फ ऑफ ओमान। पोर्ट नहीं, सॉरी, इट वाज ऑयल टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्दर्न यूरो आयरलैंड का न्यूज़ कि रिसेंटली ब्रिटेन ने आयरलैंड को प्रपोज़ किया था कि पोस्ट ब्रेक्सिट डील के लिए, तो नॉर्दर्न आयरलैंड ने इसके लिए मना कर दिया। नॉर्दर्न आयरलैंड बेसिकली चाहता है कि पहले तो आयरलैंड चाहता था कि ब्रिटिश अलग ना हो यूरोपियन यूनियन से। अब जब अलग हो गए हैं तो ब्रिटेन चाहता है कि किसी तरह का स्पेशल पोस्ट ब्रेक्सिट डील हो जाए आयरलैंड के लिए। तो इस पे यूरोपियन यूनियन ने मना कर दिया है कि नहीं, हम ऐसा कोई नया डील नहीं करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ लार्जर पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जो कि कंप्राइज करता है ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड। तो इसी संदर्भ में ये न्यूज़ था कि नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए ब्रिटेन चाहता था कि एक नया पोस्ट ब्रेक्सिट डील हो, जिसको मना कर दिया यूरोपियन यूनियन ने। तो दैट्स आज के लिए इतना ही न्यूज़ है। फिर मैं कल के न्यूज़ के साथ आऊँगी। तो आई होप आपको अच्छा लगे और आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो and comment anything that you want to ask me, and if I can, I'll answer that. Thank you so much.